गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? और बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग सत्यजीत। ऑडियो वीडियो क्लियर है सत्यजीत? तो बता दीजिए तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे फिर, है ना? हम लोगों ने सुबह ट्रसेस के क्वेश्चन को किया था, सुबह भी अपना क्वेश्चन हो नहीं पाया था, है ना? तो गुड इवनिंग अभिजीत। अभी हम लोग भी ट्रस्ट के ही क्वेश्चन को करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सुबह जो एक क्वेश्चन था अपना, तो साहिल साहिल ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था। तो आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ कि साहिल ने किस प्रकार से उसको उस सॉल्यूशन को कवर किया था, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, देखेंगे। साहिल ने जो क्वेश्चन भेजा था, मैं देख लेता हूँ। ये साहिल ने कैलकुलेशन किया था, ठीक है? चलिए मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है शायद? यही क्वेश्चन था, है ना? सत्यजीत यही क्वेश्चन था ना सुबह? तो हमने सेक्शन मेथड से बनाया था। साहिल ने यहाँ पे क्या किया है, साहिल ने इसको क्या कहते हैं, जॉइंट मेथड से बनाया है। एक्चुअली उसने क्या किया कि यहाँ पर आपको इस जगह आपको पिन जॉइंट और इस जगह आपको रोलर सपोर्ट था, है ना? तो उसने क्या किया कि सबसे पहले सारा रिएक्शन को फाइंड कर लिया, है ना? हर एक पॉइंट पर सारा रिएक्शन को फाइंड कर लिया। तो एचए को फाइंड कर लिया, उसके बाद आप देखिए वीए को फाइंड कर लिया गया और कहीं वीबी भी होगा, है ना? और कहीं ये 1 सेकंड आप लोग लाइन पे रहेंगे। वापस आएँगे, नेट पे कोई आ गया था। तो उन्होंने तीनों इक्वेशंस को निकाल लिया, है ना? एचए भी निकाल लिया, वीए भी निकाल लिया और कहीं वीबी भी होगा, है ना? उसने तीनों इक्वेशन को निकाल लिया और उसके बाद उसने क्या किया कि इस फोर्स को कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, ठीक है? कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया। उन्होंने ना तो क्या कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन लगाया और ना ही मेथड ऑफ जॉइंट लगाया। उन्होंने सिंपल क्या कहते हैं मैकेनिक्स को लगाया, ठीक है? तो देखिए उसने क्या किया समझिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर वीए जो कि -1870 किलो न्यूटन है। उसके बाद इधर की तरफ एचए जो कि 1000 किलो न्यूटन है और कुछ तो इस तरह का था, जो कि हमको ये फोर्स निकालना था। सपोज दैट दिस इज F1, सपोज दैट दिस इज F1 और उसने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, तो इधर आएगा F1 cos 45 क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है ना? और इधर की तरफ आ जाएगा आपको F1 sin 45, है ना? अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो F1 cos 45 और 1000 दोनों बराबर हो जाएगा, या कहें कि F1 cos 45 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। F1 इज इक्वल टू 1000 बाय cos 45, तो यहां से आंसर 1414 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से उसने बनाया था, है ना? तो उसने साहिल ने ना तो यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन लगाया था, ना ही मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाया था, क्लियर है? उसने सिंपल मैकेनिक्स लगाया था, है ना? कि हर एक फोर्स को ही उन्होंने एनालाइज कर लिया, है ना? हमने जो सुबह बताया था, वो मेथड ऑफ सेक्शन करके बताया था। क्लियर है सभी को? बता दीजिए कि उसने एचए और वीए निकाल लिया, ठीक है? एचए वीए निकालने के बाद कैलकुलेशन सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेशन किया, मैकेनिक्स के अनुसार जो हमने फोर्थ सिस्टम में पढ़ा था। कंपोनेंट को ब्रेक करते हुए उसने इक्विलिब्रियम में लाया था, ठीक है? चलिए बाकी लोग आज अभी लोग जुड़े नहीं है, क्या बात है?
ये लोग जुड़े हैं भाई, बहुत लोग तो हैं। तो कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? बाकी लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं क्या? चलिए, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहला चीज़ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रेस पूछा गया है रॉड एबी में। स्ट्रेस ऐसे तो स्ट्रेस आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है? फिर फ़ॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ताकि ये क्वेश्चन बन जाए। एबी, एबी में बताना था ना, सॉरी, एबी में, ये रहा एबी, है ना? तो इस एबी में मुझे स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस का फ़ॉर्मूला होता है फ़ोर्स अपॉन एरिया, फ़ोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पर जो एरिया है, आप देखेंगे सभी जगह पाई डी स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर सेक्शन की एरिया की बात कर रहा है। तो सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया होता है, सर्कुलर सेक्शन का एरिया होता है पाई बाय 4 डी। तो बस कुछ नहीं, आप फोर्स निकालेंगे, आपके पास जो भी फोर्स आएगा, ठीक है, फोर्स को आप इस एरिया से मतलब पाई बाय 4 टी स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। क्लियर है? तो मेन एम मेरा फोर्स निकालना है। इज इट क्लियर? अगर बता दीजिए कि मेन एम मेरा फोर्स निकालना है, बाकी तो आपको एरिया जो है पाई बाय 4 डी स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? एक बार बता दीजिए, क्या क्लियर है? तो मेन एम मेरा क्या है, एफ को निकालना। बोलिए, क्या मैं एफ को निकालूं? क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए, क्या हो गया सभी लोग को? क्यों नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हैं? चलिए, अच्छा, तो आपको ये तो पता चल गया होगा। चलिए ठीक है पिंकी, ठीक ठीक, अभिजीत आ गए। बिल्कुल सही, अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है अब। अच्छा, जरा इस डायग्राम को देखिए। जो यह क्वेश्चन में डायग्राम है, इस डायग्राम में एडी और डीसी, नायक जी, एडी और डीसी ये नालायक है ना? क्यों नालायक है? क्योंकि पॉइंट डी पर कोई लोड नहीं है। कल हमने बताया था कि यदि किसी पॉइंट से दो मेंबर जा रहा हो और उस मेंबर पे कोई भी एक्सटर्नल लोड ना हो, तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि एडी और आपका डीसी नालायक मेंबर है। इज इट क्लियर? बता दीजिए, क्या ये सही है? क्या हमने सही बताया है? एडी और डीसी नालायक मेंबर है, इसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, वो किसी काम का नहीं है ना? चलिए, तो उसके बाद जो मेरे पास डायग्राम है, उसके बाद तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस प्रकार का ही बन रहा है ना? कुछ इस प्रकार का ही डायग्राम बन रहा है। और एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे, क्वेश्चन में दोनों दोनों जगह पिन जॉइंटेड आपको दिया हुआ है। तो पिन जॉइंटेड दिया हुआ है, तो ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के एनालाइज को हम लोग सिविल में करते हैं, है ना? ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों जगह आपको पिन जॉइंट है और पिन जॉइंट पे टोटल 2 रिएक्शन होता है, तो दोनों मिला के 4 रिएक्शन हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? चलिए फिर भी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं पॉइंट सी को यदि मेथड ऑफ जॉइंट लगाऊँ, मेथड ऑफ जॉइंट एट पॉइंट सी, ये तो समझ में आ गया ना कि एडी और डीसी किसी काम का नहीं है, इसको हमने हटा दिया। चलिए, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, हमने थीटा मान लिया, ठीक है? तो देखिए पॉइंट सी पे क्या हो रहा होगा? तो ये मेरा पॉइंट सी है, नीचे की तरफ आपको पी लगेगा, इधर की तरफ एक फोर्स बी की तरफ जा रहा है, और हम्म, और एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है। इस फोर्स को हमने F1 कह दिया है, इस फोर्स को हमने F2 कह दिया है, और मुझे यही F3 को निकालना है। यदि F3 आ जाएगा तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे स्ट्रेस भी पता चल जाएगा। तो ये मेरा F1 है और ये मेरा क्या है, F2 है, और ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री। चलिए, लेमिस थ्योरम को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और ये मेरा P है। तो लेमिस थ्योरम को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, P बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि आप F2 लेंगे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, F2 बाय साइन 90 डिग्री हो जाएगा,
और यदि आप F1 लेंगे, आप लोग बताइए यदि F1 लेंगे तो एंगल क्या होगा जी? कोई भी एक मुझे बता दीजिए कि यदि मैं F1 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या है? सभी लोग बता दीजिए एक बार। कोई भी एक एक भी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या है? यदि मैं F1 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा हो जाएगा। किसी का कमेंट नहीं आ रहा। आज आप लोग का मन नहीं है क्या पढ़ने का? छोड़ दें क्या क्लास? थक गए क्या आप लोग आज? 270 माइनस थीटा होगा। चलिए, इस तरह P1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू F2 बाय साइन 90 का मान 1 होता है। F1 बाय साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? आपको यहाँ से स्पष्ट ये पता चल गया कि जो F2 का मान है ना? F2 का मान आपको P बाय साइन थीटा है और F1 का मान माइनस P कॉट थीटा है ना? आप एक बार इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो F2 मिल जाएगा और थीटा टाइप करने का कोई सिंबल नहीं था। अच्छा, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप F1 मिल जाएगा, है ना? क्या आप लोग पहले यहाँ तक बता दीजिए क्या F2 और F1 में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि F2 और F1 में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, या हम लोग P बाय साइन थीटा को चाहें तो P कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। P कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हमने लगाया है। एक बार बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम है क्या? F2 और F1 में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसरो के क्वेश्चन में थोड़ा-सा तो समय लगता है भाई। हमने यही ऑब्जर्व किया कि इसरो का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ, डायग्राम को एक बार फिर से बनाता हूँ। एक बार डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की क्या हो रहा है। एक्चुअली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, जहाँ पर आपको नीचे की तरफ ई लग रहा था और इसको आपने इस वाले मेंबर को आपने F3 बोला था, इस वाले मेंबर को आपने F1 बोला था और इस वाले मेंबर को आपने F2 बोला। F2 का मान P बाय P इंटू कॉसेक थीटा आ गया और F1 का मान माइनस P कॉट थीटा आ गया। ठीक है? और ये आपको P। तो क्या हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करके F3 को निकाल सकते हैं क्या? एक बार बताइए, क्या राइट एंगल का ट्रायंगल का उपयोग करके डायरेक्ट F3 को निकाल सकते हैं क्या? तो F3 बराबर और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा? P कॉसेक स्क्वायर थीटा। ना मेथड ऑफ सेक्शन लगाया हमने, ना मेथड ऑफ जॉइंट लगाया, हमने सिंपल मैकेनिक्स लगाया है ना? तो हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस पी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपको। इज इट क्लियर? एक बार बता दीजिए, ना तो हमने मेथड ऑफ सेक्शन लगाया, ना ही मेथड ऑफ जॉइंट लगाया। ठीक है? हमने सिंपल मैकेनिक्स का उपयोग किया। क्लियर है? एक बार बता दीजिए। बस यही F3 तो चाहिए था मुझे। यही F3 चाहिए था। एक बार बता दीजिए, क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे क्या हो गया बताइए? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए क्लियर है। अब मुझे स्ट्रेस चाहिए था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। चूंकि फोर्स जो था वो आपको इसी मेंबर में फोर्स स्ट्रेस पूछा जा रहा है, इसी मेंबर में आपको स्ट्रेस पूछा जा रहा था और इस मेंबर में आपने फोर्स को निकाला पी। और एरिया एरिया को हमने बोला कि सर्कुलर यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, लेकिन सभी जगह जो है पाई बाय सभी जगह ऑप्शन में देखिए क्या था, सभी जगह ऑप्शन में पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर है, इसीलिए सर्कुलर की ही बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में स्पष्ट तो नहीं दिया हुआ है डी क्या है नहीं है, लेकिन चलिए क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे।
तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 डी बाय पाई डी स्क्वायर। दिस इज स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट की बात कर लें तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्चुअली ये आइडिया एक्चुअली ये आइडिया साहिल को देख के ही मुझे आया था। ये आइडिया साहिल को देख के ही मुझे आया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस दोनों को नालायक फोर्स को हमने हटा दिया। पॉइंट सी पर हमने मेथड ऑफ पॉइंट लगा दिया। बाकी ए बी को निकालने के लिए हमने सिंपल मैकेनिक्स का उपयोग कर लिया। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सभी को? हमने साहिल के मेथड का ही उपयोग किया था। अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने मैं किसी भी तरह मुझे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, है ना? और चूंकि ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था, तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना ये टफ बात होती है। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम लोग तो बिल्कुल पढ़ते भी नहीं है, ठीक है? अब मुझे आता भी नहीं है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना, ठीक है? तो मैकेनिक्स का हमने उपयोग कर लिया यहाँ पर। चलिए क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? कोई बात नहीं है, इसरो में पूछा, इसरो आपको पता ही है, ठीक है? इसरो के पेपर में क्वेश्चन तो लेवल इस तरह तो रहता ही है, कोई बात नहीं है। बस आप क्वेश्चन के मेन चीज को पढ़ेंगे और उसको उसको सिंपल डायग्राम में बनाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक प्लेट है जो कि चैन AB से हेल्ड किया हुआ है। ये रहा AB, है ना? ये रहा AB। गुड इवनिंग अंशुमन। ये AB है और ये मेरा प्लेट है। देखिएगा प्लेट भी देख लीजिए कौन सा है। प्लेट ये रहा, ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट, ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं। द प्लेट इज पुल्ड विथ अ फोर्स T। इस प्लेट को हम लोग T फोर्स से इसको खींच रहे हैं, है ना? T फोर्स से यहाँ पे देखिए डायग्राम में बना हुआ भी है। T फोर्स से इसको हम लोग खींच रहे हैं। तो कह रहा है कि इस AB चैन में टेंशन का वैल्यू क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है, सिंपल डायग्राम है। सिंपल डायग्राम को हम लोग पहले आपको और सिंपल मैं कर देता हूँ। देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। चलिए अभिजीत ने बनाया है, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एक चैन है, ये यहाँ पे A है, ये आपको B है। और एक्चुअली क्या है, आप जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, समझिए पहले ये काम कैसे कर रहा है। पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर ये काम हो कैसा रहा है ना? ये मैकेनिक्स, इसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, इसको समझे। और इस जगह से ये इस पॉइंट के अबाउट ये प्लेट मेरा रोटेट कर रहा है। देखिए यहाँ जो दिया हुआ ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट प्लेट आपको रोटेट कर रहा है। जब आप फोर्स लगाएंगे, तो जब आप फोर्स लगाएंगे ना, तो होगा क्या कि ये जो प्लेट है आपका AB प्लेट, ये जो प्लेट है AB नहीं, ये जो प्लेट है, जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट रोटेट कर जाएगा, है ना? जब ये आप T फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये अपने जगह पे क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। एक्सिस पे रोटेट करेगा जी, ऐसा नहीं समझिएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? फिर और फोर्स लगाइएगा तो फिर हो सकता है फिर और आगे आ जाए, क्लियर है? और फोर्स लगाइएगा, हो सकता है कि और आगे आ जाए। तो इस तरह का कुछ इसके पीछे का मैकेनिक्स है। क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है? तो कुछ ये इस तरह का ये सिंपल डायग्राम है। तो बस मुझे क्या पूछ रहा है कि इसमें टेंशन बताइए। इस ऑब्जेक्ट में क्या टेंशन होगा? बस मुझे इस ऑब्जेक्ट में टेंशन को बताना है। ये जो AB चैन है, इसमें मुझे टेंशन को बताना है। एक्चुअली यहाँ पे T वर्ड का उपयोग इसने पहले से कर लिया है, तो आप लोग F वर्ड का उपयोग कर लीजिए, ठीक है? एक्चुअली मुझे AB में फोर्स को बताना है। बस ये सिंपल सा चीज़ था। इज़ इट क्लियर? डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी तो जो भी है उसको निकाल ही लेंगे। क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दें। पिंकी, रश्मि, क्वेश्चन क्लियर है? अंशुमन, अभिजीत, सत्यजीत, क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए, चलिए ठीक है। आपको पता है कि ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी आपको 45 होगा। मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा।
ये एंगल यदि 45 होगा तो चलिए मैं इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है? मैं इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लेता हूँ, तो नीचे की तरफ मैं कंपोनेंट को ब्रेक कर लेता हूँ, चलिए, तो नीचे की तरफ f cos 45 आएगा और इधर की तरफ f sin 45 आएगा, ठीक है? इधर आपको f cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री कोई बात नहीं, ऐसे 45 डिग्री है तो उल्टा भी चल सकता है, 45 क्योंकि sin 45 और cos 45 सेम होता है। f cos 45 डिग्री, सपोज दिस इज पॉइंट O, ठीक है? अब एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? f चाहिए, है ना? मुझे क्या चाहिए? f चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट O ले लेता हूँ। इट इज इक्वल टू 0, है ना? मुझे पता है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिर्फ 3 फोर्स है, एक T, एक F sin 45 डिग्री और एक F cos 45 डिग्री। सिर्फ 3 फोर्स है हमारे पास। तो भी 3 फोर्स में F cos 45 का मोमेंट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये O से पास कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ अवेलेबल जो है वो F sin 45 और T है। तो T का O से डिस्टेंस देखिए आपको 2L प्लस L 3L है। T से O का डिस्टेंस 3L है। तो T इंटू 3L हो जाएगा। साइन को चेक कर लेंगे तो ये साइन जो है ये साइन माइनस में आ रहा है। ठीक है? चलिए F sin 45 डिग्री, F sin 45 डिग्री का डिस्टेंस O से जो है L है। साइन को चेक कर लेता हूं तो साइन प्लस में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। इस तरह हो गया T इंटू 3L इज इक्वल टू F साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा इंटू L। L से L कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे F चाहिए तो ये हो जाएगा 3√2। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बता दीजिए, यही आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? क्या इस क्लियर है आप लोगों को? बता दीजिए। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आज हम लोगों को हर हाल में ट्रस्ट को कंप्लीट कर लेना है। 45 तक अपना क्वेश्चन हो गया था। टोटल 66 या 67 क्वेश्चंस हैं। सर रिएक्शंस नहीं आएगा क्या? कुछ आएगा तो उससे क्या दिक्कत है सत्यजीत? आने दो रिएक्शन। रिएक्शन को आने दीजिए, क्या दिक्कत है? हमने तो बी पॉइंट पे एफबीडी बनाया है ना। यदि मैं ओ पे एफबीडी बनाऊंगा तभी तो रिएक्शन को कंसीडर करूंगा। मैंने बी पॉइंट पे एफबीडी बनाया था ना, तभी तो बी पॉइंट से अवे लिया है हमने फोर्स को। यदि ओ पे बनाऊंगा तो रिएक्शन आएगा। ओ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इज इट क्लियर सत्यजीत? तो लगभग 21 क्वेश्चन करना है हम लोगों को आज, और आज खत्म करना है ट्रस्ट को, क्योंकि कल शाम को अपना नया टॉपिक चालू होगा। कल शाम को अपना नया टॉपिक चालू होगा, एंगल 45 कैसे। चलिए ठीक है, एंगल 45 कैसे देखेंगे? कितनी यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। ये एंगल 45 है तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल जो है ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा एंगल से, है ना? क्लियर है? ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बता दीजिए एक बार। जल्दी से बता दीजिए। दीप्ति, आज क्वेश्चन को कंप्लीट करना है दीप्ति। आज भाग नहीं सकते हम लोग क्वेश्चन से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 255 क्वेश्चन है, मतलब अभी भी 23 क्वेश्चन अपने को आज खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, हो सकता है कि ये ना दिख रहा हो। ये नहीं दिख रहा है। आपको पता है क्वेश्चन को लगाएंगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रॉन्ग एजम्पशन है। पहली बात एक एक करके पढ़ लेते हैं, एजम्पशन अपना रिवीजन भी हो जाएगा। एजम्पशन अपना रिवीजन भी हो जाएगा। मेंबर ऑफ ट्रसेस आर पिन जॉइंटेड, हाँ जी ये सही है। जो मेंबर है वो पिन जॉइंटेड होता है। मेंबर ऑफ ट्रस आर रिजिड, हाँ जी ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये रिजिड होता है। मैकेनिक्स में ऐसे भी हम लोग रिजिड बॉडी की ही बात करते हैं, ये भी सही है ना? मेंबर ऑफ ट्रसेस आर सब्जेक्टेड टू
बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सियल फ़ोर्स ही लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सियल फ़ोर्स ही लगता है। मतलब टेंशन और कंप्रेशन यही 2 ही फ़ोर्स लगता है। तीसरा, मेंबर्स आर यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन हाँ, यदि कोई भी आप मेंबर की बात कर लेते हैं, सपोज़ दैट आपको एक बार 3D में डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ दैट ये मेरा कोई एक मेंबर है, यदि ये मेरा कोई ट्रस्ट का एक मेंबर है और ये कोई दूसरा ट्रस्ट है ना? तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, 2 मेंबर का एरिया अलग हो सकता है। 2 मेंबर का अलग-अलग एरिया हो सकता है, लेकिन सिंगल मेंबर है। एक मेंबर यदि सिंगल मेंबर की यदि मैं चेक कर रहा हूँ, तो सिंगल मेंबर का देखिए हर जगह आपको एक्स एरिया जो है, वो आपको क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हर जगह आपको एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? यूनिफॉर्म एरिया रहेगा। इज़ इट क्लियर? तो एक सिंगल मेंबर में आपको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देखने यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया ये हम लोगों का assumptions है ना? मेंबर चेंज तो उसका एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन सेकंड वाले का फिर एरिया क्या रहेगा? कम रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको तो आप बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व करें इसको। बिना पेन उठाए सॉल्व करें। एबी और एसी में आपको यहाँ पे नेचर पूछ रहा है। बिना पेन उठाए सॉल्व करें। कोई लेना-देना नहीं है, आप लोग बिना पेन उठाए सॉल्व करें। एबी और एसी एबी और एसी में क्या होगा? तो आपको पता है कि एसी में आपको क्या होता है? यहाँ पर कंप्रेसिव फ़ोर्स होता है और एसी में आपको एसी में कंप्रेसिव होगा और आपका एबी में जो है वो क्या होगा? टेंसाइल होगा। यहाँ पे पूछा गया है किसमें? एबी में। पहले एबी पूछा गया है, तो टेंसाइल पहले आएगा, कंप्रेसिव बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इज़ इट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the joint method of plane trusses analyze value of forces in member of truss can be found only when joint as ठीक है देखिएगा जब हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाते हैं ठीक है तो ओनली 4 अननोन फोर्सेस मेंबर अरे 4 अननोन फोर्सेस की तो बात ही नहीं करते हैं जीव है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन 2 होना चाहिए ओनली 3 अननोन फोर्सेस नहीं नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेस ये सही है सी नंबर आपका क्या है सही है ठीक है तो आपको जब आप मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाते हैं वैसे नियम तो क्या है मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाने का मेथड ऑफ ज्वाइंट जो है ये लेमिस थ्योरम ही होता है तो लेमिस थ्योरम में कहता है मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाएं या लेमिस थ्योरम लगाएं बात एक ही है तो मेथड ऑफ ज्वाइंट में यह कहता है कि जब आप मेथड ऑफ ज्वाइंट आप लगा रहे हैं ठीक है मेथड ऑफ ज्वाइंट आप लगा रहे हैं तो उस पॉइंट पर ज्वाइंट पर ओनली 3 फोर्सेस होना चाहिए है ना ओनली 3 फोर्सेस ही होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ अननोन इक्वेशन नंबर ऑफ मैक्सिमम अननोन इक्वेशन ये आपका 2 हो सकता है 2 से ज्यादा अननोन नहीं होना चाहिए है ना तो सी यहाँ पर सही है आप लोगों का सबका ये सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेथड इज नॉट देयर टू एनालाइज द ट्रसेस चलिए इसको लगाइए ग्राफिकल मेथड मेथड ऑफ ज्वाइंट मेथड ऑफ सेक्शन या एनालिटिकल मेथड क्या होगा कौन सा मेथड का उपयोग हम लोग ट्रस को एनालाइज करने में नहीं करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एनालिटिकल मेथड ग्राफिकल मेथड का भी उपयोग करते हैं बाकी हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं है ना ग्राफिकल मेथड का भी उपयोग होता है यहाँ पे एनालिटिकल मेथड ऐसा कुछ भी ये नहीं चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक परफेक्ट फ्रेम है जिसमें आपको 13 मेंबर्स हैं तो ज्वाइंट बताना है तो मुझे पता है कि n इज इक्वल टू जे माइनस 3 होता है n का वैल्यू आपको 13 दिया हुआ है और आपको j का वैल्यू पूछ रहा है j का वैल्यू हो जाएगा 2j इज इक्वल टू 16 देन j इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ ज्वाइंट विल बी 8 क्वेश्चन को देखेंगे जरा इस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन को देखेंगे ये आपके आप ही के उड़ीसा पब्लिक कमीशन में आया हुआ है 2011 में आप ही के उड़ीसा पब्लिक कमीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ओपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जाम में ये पूछा गया है
अ, प्रॉब्लम हो रही है क्या अल्लू? अल्लू अर्जुन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है तो? कुछ दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, तो हम लोग क्लास को कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली तो मैनेजमेंट ने मुझे इस कोर्स को कवर करने के लिए बोला। उनका स्पष्ट ये था कि आपको सर 20 अप्रैल तक कोर्स को समाप्त कर क्या प्रॉब्लम है अर्जुन? आप तब तक लो आप वोट दीजिए, तब तक मैं बातचीत कर लेता हूँ। स्पष्ट उनका कहना है कि 20 अप्रैल तक आपको कोर्स खत्म कर देना, ठीक है? तो ऐसे और अल्लू यदि मज़ा नहीं आ रहा है तब तो अलग बात है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर 2 घंटा या 3 घंटा भी चल सकता है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बता दीजिए? चलिए हमने अब अभी तक 30 से 40% कोर्स को कवर कर लिया है। 30 से 40% कोर्स को हमने कवर कर लिया है। अपना लक्ष्य जो है 25 अप्रैल तक कोर्स को पूरा करने 25 अप्रैल तक कोर्स को पूरा करने का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेथड ऑफ सेक्शन और क्वेश्चन्स करा रहे हैं, अंशुमन, यदि हम लोग एक चीज़ गौर करें अंशुमन, अपना लास्ट थ्योरी का क्लास जो है 2 या 3 दिन पहले हुई है ना? मानते हैं ना अंशुमन? थ्योरी जो हमने लास्ट जो ट्रेसेस का जो कॉन्सेप्ट बताया है, 2-3 दिन पहले हुआ है। उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन्स कर रहे हैं। यदि कोर्स निपटाना हो तो हम लोग तुरंत कोर्स निपटा देंगे। आप मानते हैं ना इस बात को? तो मैं आपकी क्लास में क्वेश्चन्स करवा रहा हूँ, है ना? क्या रश्मि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बता दें, रश्मि, पिंकी, अभिजीत, सुब्रजीत, क्वेश्चन्स करा रहा हूँ, है ना? मेथड ऑफ सेक्शन के लिए भाई नंबर ऑफ 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से ज़्यादा सेक्शन मेंबर को कट नहीं करना चाहिए। तुमने रूल में ही बताया था। इनका डी था, सुब्रजीत का डी आया था, है ना? तो हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम लोग इतना क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमने बोला है 1000 क्वेश्चन का लक्ष्य अपना है। 1000 तो नहीं हो पाया तो 800-700 तो टच करा ही देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है। क्या आप बात से शुरू कर रहे हैं? आप लोग लाइव क्लास को देखिए, बैक क्लास की मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाई। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाइए आंसर। ये पहले भी हो चुका है। प्रोसेस में हम लोग मोमेंट को प्रोसेस में हम लोग मोमेंट को प्रोसेस में हम लोग मोमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। कंसीडर नहीं करते हैं तो डी तो होगा ही नहीं। डी को आप पहले हटाइए, सी को पहले हटाइए, बी को पहले हटाइए। तो जब हटा ही दिए तो कुछ बचा ही कहाँ? बचा ही कहाँ? है ना? ये आंसर होगा। चलिए आप लोगों को सभी का सही है। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया था। इसमें हमने ये देखा था कि इसका जो असर्शन है वो सही है क्योंकि एक्सियल फोर्स जो है ना? किसी भी ट्रस में एक्सियल फोर्स ही लगता है और ट्रस को हम लोग वेल्डिंग जॉइंट नहीं करते हैं। ट्रस को हम लोग वेल्डिंग जॉइंट नहीं करते हैं, नट एंड बोल्ट से कसते हैं। नट एंड बोल्ट से कसते हैं। तो ये आपका क्या है? गलत है। असर्शन सही है, रीज़न गलत है ना? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, है ना? क्या आपको पता है ना कि हम लोग बोल्ट वेल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? वेल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे का बताइए? वेल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं हम लोग ट्रस में? ट्रस में हम लोग वेल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? स्ट्रेस, है ना? स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे क्रैक जनरेट हो जाएगा। क्रैक जनरेट हो जाएगा, तो क्रैक एक बार यदि जनरेट हो जाए, तो क्रैक बहुत तेज़ी से फैलता है। क्रैक प्रोपेगेट करेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा आपको जो है, वो स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, है ना? इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि उस मेंबर में क्रैक जनरेट हो, है ना? इसीलिए हम लोग वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। सॉरी नट एंड बोल्ट का उपयोग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप नट एंड बोल्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है? देखिएगा, जब आप नट एंड बोल्ट का उपयोग करते हैं, तो ये आपका बोल्ट है। आप इसके तरफ क्या लगाते हैं? नट लगाते हैं, है ना? इसके चारों तरफ आप इसके क्या लगाते हैं आप? नट लगाते हैं। तो थोड़ा-सा क्लीयरेंस होता है, नट एंड बोल्ट के बीच में थोड़ा-सा क्लीयरेंस होता है। क्लीयरेंस डालने से क्या होता है कि यदि आपका क्रैक यदि जनरेट हो भी गया है,
यदि आपका क्रैक जनरेट हो भी गया है, तो क्लियरेंस होने के कारण वो क्रैक जो है प्रोपगेट नहीं करता है। तो यही कारण है कि नट एंड बोल्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है? क्लियरेंस होने के कारण जो है वो आपको आगे की तरफ वो नहीं बढ़ता है क्रैक, प्रोपगेट नहीं करता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया था क्या? वो बता दीजिए। नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन लगाइए। क्या कह रहा है? एनालाइजिंग द ट्रस, द फोर्स सिस्टम एक्टिंग एट ईच पिन इज, क्या होगा? कॉन्करेंट होगा बट नॉट कोप्लेनर। बिल्कुल, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, ये तो सही लग रहा है बी नंबर। ठीक है। इसको प्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट नहीं जी, जब आप पिन जॉइंट लगाते हैं तो वो सारा आपको क्या रहता है, जब आप लोग ट्रस को आप लोग देखते हैं तो ट्रस में आपको जितना भी फोर्स रहता है, जितना भी आपको फोर्स रहता है वो एक ही पॉइंट से होकर पास करता है, हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट, और एक ही प्लेन में रहता है तो कोप्लेनर। तो यहाँ पे बी सही है, बी सही है, बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है, तो भी आप लोगों ने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन का लेवल सही है ना पिंकी, रश्मि, पिंटू, एक बार बता दें। दीपक, क्वेश्चन का लेवल सही है ना कि क्वेश्चन के लेवल को नीचे करेंगे? इससे मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम नहीं हो सकता। हमने जो क्वेश्चन दिया है ऑल एई प्लस जेई एग्जाम्स, साथ में सर वो क्वेश्चन में मोमेंट जीरो कंसीडर क्यों नहीं किए सर? क्वेश्चन में ऑल एई जेई लेवल के क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है, साथ ही गेट के क्वेश्चन को भी कुछ हमने लाया है और कुछ हमने ईएसई के लेवल को भी लाया है। गेट, ईएसई और इसरो, आपको इसको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम होता है, तो हम लोग एई जेई के हर क्वेश्चन को हमने किया है। क्या बोल रहे थे? सर वो क्वेश्चन में मोमेंट को कंसीडर क्यों नहीं किए सर? किस क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में? सर हम लोग तो सेक्शन मेथड में मोमेंट, अरे हम इंटरनल की बात कर रहे हैं रश्मि। इंटरनल में जब, हाँ मैं समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हैं। जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें मोमेंट को लेते हैं, लेकिन हम ओवरऑल ट्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है कि जितना, याद है ना हमने एक दिन बताया था कि एक मेंबर है, आप यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, तो जो भी मोमेंट होगा यदि उसके अपोजिट साइड में आप फोर्स लग रहा होगा और मोमेंट निकालेंगे तो कैंसल आउट होकर मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसीलिए ट्रस में, तो चूंकि ट्रस में आपको दो फोर्स लगता है वो भी अपोजिट नेचर का, तो उसकी दोनों फोर्स के कारण ओवरऑल मोमेंट जीरो हो जाता है एक मेंबर में। इस तरह का जितना भी मेंबर होगा, इस तरह का जितना भी मेंबर होगा सभी का ओवरऑल मोमेंट जीरो होगा, ओवरऑल, है ना? लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेक्शन मेथड में, तो सेक्शन मेथड में सिर्फ हम लोग उसी का मोमेंट लेते हैं जो आपका कटा हुआ सेक्शन रहता है। देखेंगे सेक्शन मेथड में, याद कीजिए सेक्शन मेथड में जहां कटा हुआ मेंबर रहता है उसी का मोमेंट लेते हैं। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। ओवरऑल ट्रस्ट में तो मोमेंट जीरो है। चलिए देखेंगे, आप समझिए पहले, मैं इसीलिए तो आपको समझा रहा हूं। चलिए समझिए होता क्या है, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। वही तो कंडीशन लिखा था, क्या लिखा हुआ है चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सा कंडीशन? कौन सा कंडीशन रश्मि? डज नॉट सैटिस्फाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा कंडीशन बात करें? कहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पे हम लोग है? तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ पे बात हो रहा है, किस जगह बात हो रही है अपनी? इसमें कुछ है तो डाउट है तो बता दीजिए। दो क्वेश्चन बैक, ओके, क्वेश्चन बैक, ये रहा। हाँ, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई बाय द ज्वाइंट इंटरेस्ट, है ना? ठीक है, ज्वाइंट इंटरेस्ट, हाँ, तो इसमें हम लोग मोमेंट की बात नहीं करेंगे, इसमें मोमेंट की बात नहीं करेंगे। हाँ, आप, मैं समझ रहा हूँ आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें मोमेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे। सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, नहीं ससमी इसमें मोमेंट आएगा ही नहीं। मोमेंट ट्रस्ट के केस में मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से आप समझें। मैं आप समझ गया आप कहाँ पे हैं, चलिए मैं उसी लक्ष्य के अनुरूप ही समझाऊंगा मैं आपको। समझिए, चाहे आपका किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, यदि वो ट्रस है, तो ट्रस में पहली बात कभी भी आपको मोमेंट नहीं आएगा। ये तो आप बेसिक चीज़ है, कि ट्रस में कोई भी मोमेंट नहीं होता है।
ठीक है? ट्रस में कोई भी मोमेंट आपको नहीं होता है। लेकिन यदि आप मेथड ऑफ सेक्शन लगाते हैं, जैसे कि चलिए हमने ये मेथड ऑफ सेक्शन लगाया, ठीक है? तो जब मेथड ऑफ सेक्शन आप इस ए पॉइंट पे लगाएँगे तो देखिए क्या होगा, एक फोर्स इधर की तरफ जाएगा, एक फोर्स इधर की तरफ जाएगा, एक फोर्स इधर की तरफ जाएगा। चूँकि ये क्या है, आपका इनकम्प्लीट मेंबर है। इनकम्प्लीट मेंबर क्या करेगा, आपको मोमेंट जनरेट करेगा, इनकम्प्लीट मेंबर। अब बाकी देखिए कोई भी कंप्लीट मेंबर जो है वो मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, ये सारा कंप्लीट मेंबर है ना? इतना सा जो हमने ये दिखाया, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट मेंबर है, ये कंप्लीट मेंबर है, ये कंप्लीट मेंबर है। तो ये मोमेंट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि वो फोर्स लगता है तो दोनों एक दूसरे का मोमेंट को कैंसिल आउट कर जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया कि कट कर दिया, तो कट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल फोर्स आ जाता है। तो ये कट करने के बाद ये जो है मोमेंट तब हम लोग सिर्फ सॉल्व करते समय लेते हैं। ओवरऑल ट्रस में कोई मोमेंट नहीं होता है। ये सही आंसर है बी। क्लियर है सभी को? बता दीजिए, ये सही आंसर है बी। हम लोग ट्रस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोमेंट की बात नहीं करते हैं। सेक्शन मेथड में इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने मेंबर को कट किया है। मेंबर को कट करने के बाद वो मोमेंट आएगा क्योंकि आपको पता है कि एक मेंबर में 2 फोर्स लगता है ना? और ये दोनों फोर्स कैंसल आउट कर देता है मोमेंट को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबी एबी और एसी 242 40 ही था ना इसके पहले ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाएं। एबी और एसी में सिर्फ नेचर पूछ रहा है और कुछ नहीं। एबी और एसी में सिर्फ नेचर पूछ रहा है। ये रहा एबी और ये रहा आपको एसी। सिर्फ नेचर पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है टेंसाइल इन ईच, ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा है। पहले एबी पूछा है, मुझे तो सी लग रहा है, ठीक है? मुझे सी लग रहा है, बाकी आप लोग नहीं पता है तो आंसर निकाल देंगे। आंसर मुझे सी लग रहा है, अभी कन्फर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है? कन्फर्म नहीं हूँ, चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। देखेंगे, देखेंगे। मैं ए पर पॉइंट ए पर देखेंगे आप लोग, पॉइंट ए पर मैं मेथड ऑफ जॉइंट लगा रहा हूँ। सर, मेथड ऑफ जॉइंट आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं। आप लगा सकते हैं सर, स्वतंत्र है। आप पॉइंट ए पर मेथड ऑफ जॉइंट को आपने लगा दिया। मन कर भी नहीं सकता हूँ। सर, एक मेंबर आगे की तरफ है और एक मेंबर इधर की तरफ है और अब ये फोर्स मुझे लेना होता है ना? ये मेरा रिएक्शन है जो कि अननोन है। ये मेरा F1 है जो कि अननोन है। ये मेरा F2 है जो कि अननोन है और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है जो कि मुझे पता है ना? सर 3 अननोन फोर्सेस हैं, 3 अननोन फोर्सेस हैं, तो हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे वैल्यू नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो हम बिल्कुल लगा देंगे। देखिएगा, मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस R को ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा, R को ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा, है ना? तो इस तरह आपको क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि R को हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। यदि मैं R की बात करता हूँ, तो अन्य 2 फोर्स के बीच का एंगल साइन 60 डिग्री है। इज़ इट क्लियर? यदि मैं F1 की बात करता हूँ, तो अन्य 2 फोर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 हो जाएगा। और यदि मैं F2 को लेता हूँ, यदि मैं F2 की ज़िक्र करता हूँ, तो अन्य 2 फोर्स के बीच का एंगल 270 डिग्री है, साइन 270। कोई बात नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं है। अब ध्यान देंगे, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन 30 जो है वो प्लस में होगा। ठीक है, चलिए रुकिए 1 सेकंड रुक जाइएगा। R बाय साइन 60 डिग्री F1, ये जो आंसर है साइन 30, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल आंसर F1 भी जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, है ना? लेकिन साइन 270 नेगेटिव है, साइन 270 का मान -1 होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो F2 का मान आपको नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो इस तरह F2 जो है आपने AB को माना है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा और ये आपको क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। किसी के मन में सर ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर R भी तो डिपेंड करता है कि R का साइन क्या है? R का साइन क्या है? ठीक है? तो जनरली इस तरह के केस में ये भी आपको सिंपल ट्रस ही है। इस केस में भी जो R जो आएगा वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है? आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप R की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है? इसका मतलब है कि R बाय साइन 60 ये पॉजिटिव वैल्यू है।
और F1 बाय साइन 30 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो F1 पॉजिटिव हो जाएगा और साइन 270 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो F2 जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ये यहाँ पे सही आंसर है। ये यहाँ पे सही आंसर है और इसको याद भी रखेंगे आप। इस क्वेश्चन के आंसर को याद भी रखेंगे। ये भी आपका सिंपल ट्रस्ट ही कहलाता है। ये सिंपल ट्रस्ट का ही एग्जांपल है एक तरह से, है ना? आप इसको याद रखेंगे। ऐसा ही आपको वहाँ 3 मेंबर वाले में भी होता था। 3 मेंबर वाले में भी आपको ऐसा ही होता था। इज़ इट क्लियर? या आपको ज़्यादा भी अभी भी डाउट लग रहा हो कि सर कुछ दिक्कत है, तो आप लोग सेक्शन मेथड और मेथड ऑफ जॉइंट लगाकर एबी और एसी में फोर्स आप निकाल लीजिएगा। सर इसमें आर का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा ना? पहले आर का कंपोनेंट क्यों 90 डिग्री वाले कंपोनेंट ब्रेक करते हैं क्या सत्यजीत? ठीक है। नहीं, नहीं, पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट है, ठीक है? पिन जॉइंट है, ऐसा नहीं है। आप लोग पिन जॉइंट है, तो आपको वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? आपको लेके चलना पड़ेगा। पिन जॉइंट है, तो आपको हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्चुअली क्या था, मुझे साइन निकालना था, ठीक है? और ऐसे भी आप इसको सॉल्व करने जाएँगे तो ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। देख के तो मुझे इंडिटरमिनेट लग रहा है, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, सर प्लस मीन्स कंप्रेसिव नहीं जी, क्या कर रहे हैं अंशुमन? आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। हमने बताया है माइनस को हम लोग कंप्रेसिव लेते हैं, प्लस को जो है हम लोग वो टेंसाइल लेते हैं। यही करते हुए आ रहे हैं हमेशा। स्टार्टिंग से यही करते हुए आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है कि जो आपका वेरियस मेंबर में आपका द पॉसिबल लोडिंग जो आपके मेंबर में पॉसिबल लोडिंग है वो क्या होगा? किसी भी मेंबर में पॉसिबल लोडिंग क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है और वर्ड का उपयोग किया है। किसी भी मेंबर में कोई मेंबर है तो उसमें या तो कंप्रेसिव होगा, है ना? और या तो आपको क्या होगा? टेंसाइल होगा। या तो आपको क्या होगा? कंप्रेसिव होगा या तो आपको क्या होगा? टेंसाइल होगा। दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा। इसीलिए और वर्ड का उपयोग किया है। ठीक है? ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a truss hinged at one end, okay, supported on the roller at other end, okay, subjected to horizontal load only. Its reaction at hinged end will be. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे समझिए, सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है? आप इसको बीम के तरह भी आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बीम के तरह भी ले सकते हैं। एक बीम है, ओके, एक बीम है। इस बीम पर अच्छा ट्रस ही लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लोड दिया हुआ है ना, ट्रस ही लेना पड़ेगा। चलिए ट्रस ही ले लीजिए, ट्रस ही लेके चलते हैं, देखेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों का अलग-अलग आंसर आ रहा है, पहले मैं तो डिस्कस कर लूँ क्या बोल रहा है। चलिए, एक एंड जो है वो आपका हिंज है, ये एंड आपका मान लेते हैं कि हिंज है और दूसरा एंड आपको क्या है? रोलर है और इस पे जो है आपको हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। इस पे आपको हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। हॉरिजॉन्टल लोड सिर्फ यहीं लगेगा जी और कहीं नहीं लगेगा। सपोर्ट पे लोड नहीं लगता है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। बी पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। ए, बी चलिए। तो इसका जो रिएक्शन है हिंज पॉइंट पर वो क्या होगा? मुझे उसके बारे में बात करना है। चलिए, ठीक है। तो इसका एफबीडी को ड्रॉ करता हूँ। तो ए पॉइंट पर अपवर्ड फोर्स होगा, जो पिन जॉइंट है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, 2 होगा। ठीक है? रोलर सपोर्ट पे सिर्फ 1 होगा। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा। यहाँ ए पॉइंट पर क्या होगा? रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और सी पर सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा क्योंकि रोलर सपोर्ट है, तो रिएक्शन एट सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है? चलिए, अब जब आप बात करेंगे, देखेंगे, तो यदि मैं समेशन ऑफ एफ, इसको मैं पी मान लेता हूं, एफ एक्स की यदि मैं बात करता हूं, समेशन ऑफ एफ एक्स की बात करता हूं, तो देखिएगा एक्स डायरेक्शन में 2 फोर्स है। एक है आपका पी और एक है आपका आर ए एच, है ना? इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आर ए एच का मान, आर ए एच का मान माइनस पी आ रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मान कितना आ रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एच। मुझे सिर्फ इसमें मुझे ये इंटरेस्ट आ रहा है
कि यदि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको लग रहा है इस बीम पर, इस क्या कहते हैं ट्रस्ट पे यदि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो आरएएच का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सम वैल्यू होगा, है ना? आरएएच का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। आप इस बात को मानते हैं? पहले मुझे ये बताइए, सभी लोग मुझे ये बताइए कि इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन अ ट्रस, देन देयर इज सम वैल्यू ऑफ आरएएच, कुछ तो होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे हमने पी माना था, तो देखिए आप माइनस माइनस पी आ रहा है, कुछ तो कुछ होगा। एक बार जल्दी से बताइए, क्या ऐसा होगा, हाँ या ना? चलिए, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ट्रस में तो सारा लोड जो होता है, वो आपका सारा लोड ज्वाइंट पर ही होता है ना? इसका मतलब है कि आर ए भी कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ये दोनों लोड आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मानते हैं इस बात को? क्योंकि सारा लोड ट्रस का वो वर्टिकल पे ही आता है, सारा लोड जो है वो आपका ज्वाइंट पे ही आता है, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये दोनों फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता है ना? इसका मतलब है कि पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ तो आपका दोनों फोर्स का वैल्यू है। मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि आर ए एच और आर ए भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। मानते हैं इस बात को आप लोग? यदि इस दोनों फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है ना? तो इसका मान लेते हैं कि आर ए एच का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, आर ए वी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका ये दोनों का क्या होगा, आपको रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब ओवरऑल जो है, ओवरऑल यदि मैं रिएक्शन की बात करूं पिन ज्वाइंट पर, तो आपको पता है कि यदि किसी सिस्टम पर 2 फोर्स लगता है, ठीक है? तो 2 फोर्स के बदले आप उसके रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। इस जिसने भी सी आंसर दिया था, वो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने क्लियर है? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, एक आरएएच लग रहा है और एक आरएवी लग रहा है। ओवरऑल आप उसको 2 फोर्स को आप 1 फोर्स बदल, बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन हो गया था जब हम लोग ट्रस्ट को एनालाइज़ करते हैं, जब हम लोग ट्रस्ट को एनालाइज़ करते हैं, वेट ऑफ मेंबर को कंसीडर नहीं करते, वेट ऑफ मेंबर को कंसीडर नहीं करते। ये मेरा रॉन्ग असम्पशन है, ये मेरा, है ना? इसका मतलब यही आंसर। गेट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 246, 246 में आपको ओपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। उड़ीसा पब्लिक कमीशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि इस बीडी मेंबर में आपको क्या बताना है? लोड बताना है। तो आप एक चीज़ चेक कीजिए कि ये बीडी मेंबर जो है, ये अन्य 2 फोर्स के बीच का एंगल जो है, वो यहाँ पे 180 डिग्री है, या कहा जाए तो ये कोलिनियर है ना? जो बीडी मेंबर है, देखिएगा मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये बीडी है और इधर की तरफ 2 फोर्स, है ना? यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई। तो चूँकि ये F1 फोर्स और F2 फोर्स, ये दोनों कोलिनियर है, तो कोई मैटर नहीं करता है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, कि 60 डिग्री है कि क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। इस मेंबर में फोर्स जो है वो 0, ठीक है? हमने ये बताया था, कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफिशिएंट प्लस का यहाँ पर आपको कंडीशन पूछा है, क्या होगा? एफिशिएंट ट्रस्ट का आपको यहाँ पे कंडीशन पूछा, यहाँ पे आंसर सी है ना? सी हो जाएगा, सही है। एफिशिएंट ट्रस्ट का ये आंसर। इफ एम, ये हमने ऐसे एन बताया है, हमने ऐसे एन बताया है। सबसे पहला चीज़, आप इस फ़ॉर्मूले को आप भूलेंगे नहीं, आप आपके एग्ज़ाम में यही पूछेगा। देखिएगा, मेरे मेरे ज़बान पे सरस्वती सवार रहती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यही आपसे पूछेगा। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा ट्रस्ट से, यदि आना होगा तो। यदि आना होगा तो यही क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बाकी तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये परफेक्ट ट्रस्ट होता है, ये आपका जो है, ये आपका रिडंडेंट होता है ना? और ये आपका क्या होता है? एफिशिएंट होता है। दिस इज़ डेफिशिएंट ट्रस्ट।
बस आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए। इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। चलिए इसी क्वेश्चन को आप लगाइए। कह रहा है कि इस डायग्राम में कौन से मेंबर में 0 फोर्स है? मतलब नालायक कौन-सा मेंबर है इसमें से? जल्दी से आप बताएँ। बस आपको वह पॉइंट खोजना है जहाँ पे 3 फोर्स लग रहा हो, पहली बात। क्योंकि हमेशा 0 फोर्स तभी होगा जब पहली बात तो 3 फोर्स होना चाहिए, है ना? 3 फोर्स होना चाहिए और ऊपर से उसमें से 2 फोर्स कोलिनियर होना चाहिए, है ना? आपको पता है आपको पता है कि आपको वह पॉइंट खोजना है ए, बी, सी, आपको वह पॉइंट खोजना है जहाँ पे 3 फोर्स लग रहा हो, है ना? और वह फोर्स आपस में 180 डिग्री या 0 डिग्री बनाता हो। बस आपको वो पॉइंट खोजना है। एक तो मुझे पॉइंट सी दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये मेरा पॉइंट सी है। इस सी पे देखिए सिर्फ 3 ही फोर्स है। इस सी पर सिर्फ 3 फोर्स मुझे दिख रहा है। एक बीसी में, एक सीडी में और एक सीएफ में। यही 3 फोर्स दिख रहा है और ऊपर से ये दोनों आपस में कोलिनियर है, तो सीएफ जो है ये 0 होगा। सीएफ जो है ये 0 होगा। ठीक है, अंशुमन आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है अंशुमन। आपका आंसर सही है, बी आंसर सही है। और आप ई पॉइंट को यदि चेक करते हैं, तो ई पॉइंट पे भी देखिए एक फोर्स ऊपर की तरफ डीई मेंबर में होगा, एक फोर्स ई वाई नीचे से लग रहा है तो कोलिनियर ही है और ये जो है एक थर्ड फोर्स है ना? इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स भी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये थर्ड फोर्स भी 0 होगा, है ना? तो ये 2 मेंबर है, एक ईएफ और एक ईएफ। अंशुमन ए नहीं होगा भाई, यही आंसर होगा। आपने सॉरी बोल दिया। चलिए ये बी आंसर है इसका। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी क्या ये सही है? मैं आपके लिए डिलीट मिटा भी देता हूँ, अगर आप देख लीजिए एक बार, आप एक बार देख लीजिए। नॉट क्लियर, लास्ट पार्ट। अरे ई पॉइंट पर आप चेक कीजिए, ई पॉइंट पे आप एफबीडी बनाइए। पॉइंट ई पे आप एफबीडी बनाइए। पॉइंट ई पे जब आप एफबीडी बनाएंगे, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सही सर। एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सही सर। और एक फोर्स ई वाई इधर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, एक ई वाई इधर लग रहा है। सिर्फ ई की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ई की बात मैं कर रहा हूं। ये मेरा ई पॉइंट है। सपोज दिस इज माय F1, ये तो नीचे वाला EY दिया हुआ है और ये F2 है। अरे तो ये दोनों एंगल कितना बना रहा है जी? 180 डिग्री बना रहा है ना? 180 डिग्री बना रहा है तो ये फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये फोर्स भी 0 होगा कि नहीं होगा? ये भी लड्डू खाएगा, ये भी लड्डू खाएगा और ये भी लड्डू खाएगा, है ना? तो आंसर बी होगा। सभी को क्लियर है एक बार बता दीजिए? क्या ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 जॉइंट दिया हुआ है, तो जॉइंट का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जॉइंट का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स को निकाल लीजिए, तो 2j माइनस 3 होता है। तो 2j का वैल्यू 5 है माइनस 3, 7 मेंबर की जरूरत है मुझे, है ना? परफेक्ट स्ट्रक्चर होने के लिए 7 मेंबर की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर ही है। क्यों भाई, हमने गलत किया है क्या? आप लोगों का बी क्यों आ रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दीपक, दिलीप, पिंटू, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर परफेक्ट स्ट्रक्चर मुझे n का वैल्यू 7 चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में n का वैल्यू 6 दिया हुआ है। आपको 7 रोटी से पेट भरेगा, आपने आपको यहाँ पे 6 ही रोटी दिया हुआ है खाने के लिए। इसका मतलब है कि ये क्या है, कमी है ना, आपको विटामिन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो।
एफिशिएंट होगा। अभी भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, फिर तो ये फिर दिक्कत की बात है। आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अ मेंबर अंडर टेंशन इज कॉल्ड। यदि किसी मेंबर में टेंशन लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रट कहते हैं, स्ट्रट टाई कहते हैं या कॉलम कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं उसको? तो टाई कहते हैं। कल हमने बताया भी था कि हम लोग टाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंज सपोर्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग। हिंज सपोर्ट क्या रजिस्ट नहीं करता है? याद कीजिए, ये बेसिक सा है। ये हमने बीम वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि हिंज सपोर्ट क्या रजिस्ट नहीं करता है, मतलब क्या अलाउ करता है? आपको पता है कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली 3 जगह वो मूव करना चाहता है। 2D की बात करें, एक एक्स में, एक वाई में और एक अपने एक्सिस पे घूमना चाहता है ना? तो हिंज सपोर्ट जो है वो एक्स में नहीं मूव करता है, वाई में मूव नहीं करता है, इसीलिए तो 2 रिएक्शन लगता है। लेकिन हिंज सपोर्ट के अबाउट ऑब्जेक्ट मेरा घूम सकता है ना? इसका मतलब है कि वो मोमेंट को रजिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर लगाया है। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर लगाया है। आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडी में पूछा गया है, पीडी में बताइए क्या होगा? ये तो क्लास में पहले भी करवाए हुए हैं। इस बीडी में बताइए कि क्या आपको फोर्स होगा? क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें फोर्स मेरा ये आसान था। ये पहले भी हो भी चुका था, आपका आसान। चलिए, सुबह के क्लास में आपका फोर्स क्वेश्चन होगा। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है, सीई, सी कहाँ है जी? यहाँ है, ओके। और डीई, डी कहाँ है? डी तो खोजिए, डी है? नहीं, सी नहीं है जी, गलत हो गया। यहाँ है, ये है मेरा सीई, ये है मेरा सीई और दूसरा है डीई। डीई कहाँ है? ये है मेरा डीई। इस दोनों मेंबर में मुझे फोर्स बताना है। इस दोनों मेंबर में मुझे फोर्स आपको बताना है। चलिए, मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ एक बार, ठीक है? एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ। बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है, डी आंसर है, ठीक है? बाकी लोग को यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। उसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, शेयर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कभी आप लोग को ऐसा अनुभव हुआ क्या कि सर इस जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि आपको इस वाले सिस्टम पर? हमने गौर किया है कि और भी लोग सर जो आपको इस तरह से लैपटॉप पे से पढ़ाते हैं, उनके पास शायद ये सॉफ्टवेयर से वो नहीं पढ़ाते हैं, है ना? इस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं? काफ़ी दिनों से इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूँ। चलिए देखेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे करना क्या है, समझिए। कलर चेंज कर देता हूँ। इस 2 मेंबर में फोर्स निकालना है। ये सीई है और ये डीई है। इस 2 मेंबर में फोर्स निकालना है, ठीक है? आप चेक कीजिए कि ये एंगल 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है, तो ये मेरा एक नालायक मेंबर है, ये किसी काम का नहीं है। ये किसी काम का नहीं है, इसका मतलब ये इसमें फ़ोर्स 0 है। आप इसको 0 वाले मेंबर को आप हटा दीजिए। 0 वाले मेंबर को आप हटा दीजिए। 0 वाले मेंबर का कोई काम नहीं होता है, 0 वाले मेंबर को आप हटा दीजिए। बिल्कुल हम हटा सकते हैं जी। 0 वाले मेंबर को आप बिल्कुल हटा सकते हैं। कोई इसमें किंतु-परंतु चलिए 0 वाले मेंबर को मैं हटा रहा हूँ। तो यार हट गया। ये 0 वाला मेंबर यहाँ से हट गया। अब जब 0 वाला मेंबर हट गया, है ना? क्योंकि वो उसमें उसमें आपको 0 फ़ोर्स था तो हमने उस मेंबर को हटा दिया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये एंगल भी 180 डिग्री है ना? तो जब ये एंगल 180 डिग्री है, तो इस वाले मेंबर में भी आपको फ़ोर्स 0 होगा। इसका मतलब है कि डीई में भी 0 है और सीई में भी 0 है। तो 0, 0 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्या क्लियर है आप लोगों को? 2 ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या ये क्लियर है? एक बार बता दीजिए। क्या ये समझ में आई?
आया आप लोगों को? एक बार बता दीजिए जल्दी से। क्या ये समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीजी और सीएफ, पहले सीजी और सीएफ को मैं खोज लेता हूँ कि ये कहाँ है। सीजी, सीजी यहाँ है, ओके, और सीएफ यहाँ है, ठीक है। सीजी और सीएफ में मुझे फोर्स बताना है। चलिए, मैं मेथड ऑफ सेक्शन को लगा रहा हूँ। मेथड ऑफ सेक्शन को लगा रहा हूँ। ए, अभिजीत ने क्वेश्चन बनाया है, एक बात तो है। अभिजीत, आपने क्वेश्चन ट्राई किया है शायद। आंसर नहीं पता मुझे, आंसर तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है। चलिए, ये मेरा मेंबर है, ठीक है। हमने एक सेक्शन को ड्रॉ किया, उसके बाद आपको पता है कि सेक्शन को ढकना भी होता है ना? चलिए, मैं सेक्शन को ढक देता हूँ। आपको ये पता है ना, सेक्शन को ढकना भी होता है। सेक्शन को ढक देता हूँ कि हमने सेक्शन को यहाँ से, जब आप सेक्शन को ढकेंगे, अब देखिए आपके पास डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये आपका ए है, उसके बाद ऊपर से यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक इनकम्प्लीट मेंबर आगे की तरफ है, ये एक कंप्लीट मेंबर है। ये की तरफ एक कंप्लीट मेंबर है, उसके बाद फिर ये एक इनकम्प्लीट मेंबर है और यह भी एक इनकम्प्लीट, ये एक कंप्लीट मेंबर की तरफ 4 किलो न्यूटन। जो भी इनकम्प्लीट मेंबर है हम लोग उसी की बात करते हैं, याद रखिएगा। 4 किलो न्यूटन, ये ए है, ये बी है, ये 2 किलो न्यूटन है, बाकी तो ये 3 आपका इनकम्प्लीट मेंबर है, ये जी। क्या आप लोगों को मेथड ऑफ सेक्शन क्लियर है पहले? इनकम्प्लीट मेंबर यही है, एक F1, एक F2, यही इनकम्प्लीट मेंबर है। आप लोग यहाँ तक पहले बता दीजिए क्या ये क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? रश्मि, तो इसीलिए जब हम लोग मोमेंट लेंगे तो वो इनकम्प्लीट मेंबर का ही मोमेंट लेते हैं। देखिए, ऐसे तो बाकी और भी मेंबर है, एबी मेंबर है, एजी मेंबर है, लेकिन उसका मोमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि आप जिस भी पॉइंट पे आप अबाउट लेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए हम लोग इनकम्प्लीट मेंबर का ही मोमेंट लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो जब आप आपने एफबीडी बना लिया, अब निकालना क्या है आपको एक बार देख लीजिए। सीजी और सीएफ कहाँ है उसको चेक कर लेते हैं। मैं डायग्राम को हटा रहा हूँ, इस ब्लैक वाले भाग को हटा रहा हूँ, ढका हुआ भाग को हटा रहा हूँ अब। इस ढके हुए भाग को हटा रहा हूँ। चलिए, मुझे सीजी और सीएफ चाहिए। मैं कलर इस कलर से यहाँ बना देता हूँ ताकि मुझे स्पष्ट दिखे कि भाई इसी पे मुझे लक्ष्य रखना है ना? ये दोनों फोर्स चाहिए, मतलब F2 और F3 चाहिए मुझे, ठीक है? मुझे F2 और F3 चाहिए, है ना? चलिए, मुझे F2 और F3 को चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है। एक काम करता हूँ, और अननोन मेरे पास 3 है। अननोन हमारे पास 3 है ना? अननोन हमारे पास 3। एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ। क्या ले सकता हूँ? मोमेंट मैं कहीं भी ले सकता हूँ। मोमेंट मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मोमेंट के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक है? क्या मैं पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ले सकता हूँ क्या, बताइए एक बार? सेक्शन आप लेफ्ट या राइट बनाएंगे, लेकिन मोमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं। क्या मैं सी के अबाउट मोमेंट ले लूं, इससे क्या फायदा होगा? मुझे F3 मिल जाएगा। एक F1 और F2 C से पास कर रहा है, F1 एंड F2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट C, देन यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन F3 है जो कि मैं आसानी से निकाल लूंगा। क्या मैं C के अबाउट मोमेंट लूं? चलिए, C के अबाउट मोमेंट लेता हूं। मोमेंट अबाउट पॉइंट C, इट शुड बी 0। चलिए, तो पहला फोर्स यदि मैं 4 किलो न्यूटन को लेता हूं, तो 4 किलो न्यूटन की दूरी पॉइंट C से आपको 4 मीटर है। आप चेक कर लीजिए, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, टोटल ये 4 मीटर है, ठीक है? साइन को यदि मैं चेक कर लेता हूं, तो ये साइन जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये प्लस में होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा,
4 किलो न्यूटन की दूरी पॉइंट सी से एक है, सॉरी 2 मीटर है। देखिए, ये 2 किलो न्यूटन की दूरी, इस 2 किलो न्यूटन की दूरी, ये दूरी आपको 2 मीटर दिया हुआ है। इसका मोमेंट निकालिए, ये हो जाएगा 2 गुना 2, डायरेक्शन भी आपको एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है। F1 और F2 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये पॉइंट सी से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ अब F3 को चेक करना है, और F3 का भी डायरेक्शन जो है 4 उंगली फोर्स की दिशा में उजला भाग सी की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको प्लस में ही आ रहा है। ये ठीक है, F3 भी आपको प्लस में ही आएगा। प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, है ना? तो मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। चलिए, अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप निकाल लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा, है ना? आंसर आपको आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालिए, आंसर आ जाएगा। बस आप लोग अब दिमाग लगाइए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, बस आपको ये दिमाग लगाना है। एक तो ज्योमेट्री देख के मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, 2-3 दिन से ज्योमेट्री ज्योमेट्री ही चल रहा है। चलिए, तो आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पहले आपको ये मेथड आ गया समझ में? ये बता दीजिए, मेथड आपको समझ में आ गया कि हमने सी पॉइंट पर मोमेंट लिया, तो सी पॉइंट पर मोमेंट लेने से फायदा क्या हुआ कि मुझे F3 मिल जाएगा, है ना? F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ लेना है, F3 मुझे मिल जाएगा। और सिर्फ किसी तरह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए, तो मुझे F3 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अगर बता दिए सभी लोग, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो सिर्फ अब हम लोग डी को निकाल तो लेंगे ही, डी को निकालना तो है ही है, क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। आप लोग सिर्फ ये बता दीजिए कि पहले मेथड क्लियर है? क्या हो गया रश्मि, पिंकी? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है? ट्रायंगल लॉ, अभिजीत नायक, ट्रायंगल लॉ से क्या क्या करेंगे? कौन से डिस्टेंस को निकालेंगे? 2, 2 हमको पता है। ओके, एक डिस्टेंस और मुझे पता है जी। एक डिस्टेंस मुझे दिख भी रहा है। चलिए ठीक है, देखिएगा एक डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। एक्चुअली इसरो जो है, ये हर कुछ आपका टेस्ट करता है। ये इसरो का पेपर हर कुछ टेस्ट करता है। देखिएगा, एक डिस्टेंस मुझे और पता है, दिख नहीं रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे एनालाइज़ करने की बात है ये। एक डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन आप चाहें तो आप एनालाइज़ कर सकते हैं, देखिएगा। ये आपको 3 है, इसका मतलब है कि हर एक डिस्टेंस ये जो है, ये 1-1 मीटर का है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। एक्चुअली इसरो हर चीज़ आपका एनालाइज़ करता है, आप किस तरह से आप सोचते हैं। देखिए, ये हर एक डिस्टेंस 1 है। आप एक काम कर सकते हैं, आपको मतलब बीजी का दूरी पता है, ये बीजी भी जो है ये 1 मीटर है। बी और जी के बीच की दूरी 1 मीटर है। इज इट क्लियर? जब बी और जी के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो आप और क्या कर सकते हैं? ये दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। है ना? ये 2 है, ये 1 है, तो ये जो सीजी दूरी है, सीजी दूरी अंडर रूट 5 हो जाएगा। है ना? सीजी दूरी अंडर रूट 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सीजी की दूरी मुझे पता चल गया, सीजी की दूरी अंडर रूट 5 मीटर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तब हम हमें ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस मुझे निकालना है ना? ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस अरे ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। चलिए और क्या कर सकता हूँ? अब देखिए, ये रूट 5 है, ओके, कोई एंगल और देख लीजिए। कोई एंगल, हाँ, यहाँ से निकल जाएगा, देखिए, 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 और ये निकल जाएगा। चलिए, मैं आपके लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं अलग से आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए क्या है, अलग से मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, और बड़ा डायग्राम बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? ये ज्योमेट्री का खेल है भाई, कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो पड़ेगा ही इतना। एक बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है? ये था, एक की तरफ गया हुआ है। एरिया इक्वल, लेकिन देखिए ना, अब देखिए, अब जो हमने जो सोचा है, अब उसके हिसाब से देखते हैं हम। अब जो हमने सोचा है उसके हिसाब से देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखेंगे, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए।
मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस, यही डायग्राम है, ठीक है। ये एंगल सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। डायग्राम सही बनाया है ना हमने? और ये दूरी आपको आ गया √5, ठीक है। ये एंगल यदि थीटा है तो ये 90 है, और कुछ एंगल वगैरह, एक मिनट क्या कर सकते हैं, बस एंगल वगैरह निकालना होगा। एरिया इक्वल कर सकते हैं या इक्वल, पता नहीं भाई, एंगल वगैरह चाहिए होगा। ये एंगल थीटा है तो ये कंप्लीट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये कंप्लीट एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। उसके बाद ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकते हैं क्या? कोई भी इस एंगल को बताइए, कहानी आ जाएगा। ये एंगल या इस एंगल को बता दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी इस एंगल को या इस एंगल को बताइए, आंसर आ जाएगा आपका। आ रहा है माइनस थीटा है, 5 है, ओके। कोई भी इस एंगल को बताइए, या तो इस एंगल को, या तो इस एंगल को, या तो इस एंगल को। कोई भी एक एंगल बता दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। सिर्फ थीटा के टर्म में भी बता दीजिए, चलेगा। हमने तो इतना दूर कर दिया भाई। और कहीं से उपाय लगाइए कुछ भी। क्या हो गया, आप लोग सब शांत क्यों हो गए? ये 90 है, आपका 9, कुछ भी उपाय लगाइए लेकिन बनाइए, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क कराइए, ये आप लोग कर लेंगे। मतलब आप लोग किसी भी हाल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे आ जाएगा तो आपको F3 यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हमने बता दिया कि कुछ तरीका है, आप लोग किसी भी हाल में आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा तो कल पूछिएगा, फिर कल बताएंगे, ठीक है। कल मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर देखता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन डालने के बाद मैं भी पहली बार ही ट्राई करता हूँ, आपके सामने ही ट्राई करता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डी का वैल्यू किसी भी तरह निकल जाए तो डी के वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो F3 आ जाएगा। F3 जो आ जाएगा तो उसके बाद आप फिर क्या करेंगे बता देता हूँ। यदि आपको F3 पता चल गया, F3 के पता करने के बाद आप पॉइंट ए पे मोमेंट निकाल लेंगे। जैसे ही आप पॉइंट ए पे मोमेंट निकालेंगे तो आपको F2 पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? मैं बता जी, मैं मेथड ही बता सकता हूँ भाई, सॉल्व तो आपको करना है, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आपको क्लियर है कि जब आप पहली बार तो आप मोमेंट सी पे निकालेंगे, मोमेंट सी पे निकालने से आपको F3 पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर मोमेंट जो है ए पे निकालेंगे, मोमेंट ए पे निकालेंगे तो आपको जो है F2 पता चल जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए एक बार, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व ही करूँ इसको? सॉल्व करने बोलेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कैसा कोई बात नहीं है, समय लगेगा और क्या होगा। यदि आप चाहते हैं कि सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। फिर तो थोड़ा वही है कि दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या-क्या करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करके बताएँगे, होमवर्क रहा आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है? तो आप लोग घर से करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से आपका ट्रस एंड बीम। अभी तक हमने, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? 5 जॉइंट है, नंबर ऑफ जॉइंट आपको कितना है? 5 है। नंबर ऑफ मेंबर्स यदि निकालना हो तो j -3 हो जाएगा। 2 इंटू जे का वैल्यू 5 है, 5 गुना 2 10 में से 7। एन जो हमको 7 चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर के लिए 7 चाहिए और यहाँ पे 7 ही दिया हुआ है। इसका मतलब है एक परफेक्ट, एक क्या है? परफेक्ट। इज इट क्लियर? तो चलिए आपका यहाँ पर कोर्स क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका ट्रस एंड बीम खत्म हुआ। आपका एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेंगे। अभी तक हमने ट्रस एंड बीम्स का कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद हमने मोमेंट एंड कपल का कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। फोर्सेस का लगभग हमने 50 क्वेश्चन किया, याद नहीं है मुझे,
फोर्सेस का हमने लगभग 50 क्वेश्चन किया है, 100 क्वेश्चंस और करने हैं। 100 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है ना? 100 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं, तो हम लोग कल जो सुबह की क्लास होगी, कल सुबह के क्लास में अपना फोर्स का क्वेश्चन चलेगा। इज इट क्लियर? फोर्स एंड फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन होगा। उसके बाद शाम के क्लास को आपको या तो सेंट्रॉइड पढ़ाएँगे, है ना? बड़े वाले बोर्ड पे क्लास होगा, या तो सेंट्रॉइड पढ़ाएँगे या फिर आपको फ्रिक्शन पढ़ाएँगे। इन 2 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक होगा। जैसा भी मेरा मन करेगा उसके हिसाब से देखिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग बोलिए अब? कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए? क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया ना? चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट। यदि किसी से बन जाए तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर भेज दीजिएगा मुझे, कि एंगल वगैरह क्या आया है? एंगल वगैरह किसी का डाउट था क्या? चलिए, एंगल वगैरह क्या आया था? एक बार मुझे ज़रूर बता देंगे। चलिए। अरे तू है तो बन जाती है कीमत मौसम की।